हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस और जो चैप्टर नेम है वो चैप्टर नेम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूक्लियस का एक पार्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जिसमें हमने न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप ये सब कुछ स्टडी किया था, न्यूक्लियोली। और आज इस लेक्चर में हम क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन किसे कहते हैं। तो आप किसी भी सेल को इंटरफेज में देखेंगे, जब सेल और उसका न्यूक्लियस इंटरफेज में होगा तब आपको क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलेगा। इंटरफेज मतलब रेस्टिंग पोजीशन या फिर जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, इसी स्टेज को हम इंटरफेज कहते हैं। कुछ लोग इंटरफेज को ग्रोथ फेज भी कहते हैं, जब सेल ग्रोथ फेज में होता है या फिर सेल रेस्ट फेज में होता है या फिर नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है। इस स्टेज में जब आप किसी भी सेल के न्यूक्लियस को देखोगे तो उस न्यूक्लियस के अंदर आपको फाइबर देखने को मिलेगा और उसका नेटवर्क होगा। तो ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से नेटवर्क होगा फाइबर का। इस फाइबर को इन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, क्योंकि ये जो फाइबर है वो डीएनए से बनता है प्लस प्रोटीन से बनता है, इसलिए इसका नाम जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर रखा गया है। तो क्रोमेटिन मटेरियल इसका नाम है, इसी मटेरियल को हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। आप याद रखिए कि डिफरेंट स्टेज जैसे सेल के होते हैं तो डिवीजन के वक्त ये मटेरियल अपना फॉर्म चेंज करता है। इस क्रोमेटिन मटेरियल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस मटेरियल का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए फिगर में बहुत अच्छा दिखाया है। जनरली हम जानते हैं कि जेनेटिकल मटेरियल जो होता है वो हमारा डीएनए है और डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से। इसमें दोनों थ्रेड इस तरीके से हेलिकली अरेंज होती है। किसी एक सेल का अगर आप डीएनए बाहर निकालोगे तो वो 2.2 मीटर लेंथ का होता है और इतने लंबे डीएनए को न्यूक्लियस में फिट कर पाना मुश्किल है। यही रीज़न है कि हमने इस डीएनए को क्रोमेटिन में कन्वर्ट किया। तो डीएनए का कन्वर्जन क्रोमेटिन में किस तरीके से होता है, देखिए ये डीएनए है, वो डीएनए क्या करता है, वो डीएनए इस तरीके के कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाए है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको आप गिनेंगे तो ये 8 येलो बॉल्स आपको दिख रहे होंगे फिगर में। ये 8 जो येलो बॉल्स हैं उन बॉल्स का नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन जो होते हैं प्रोटीन वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि हमारा डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और उस वजह से डीएनए का जो ये थ्रेड है वो इस तरीके से यहाँ देखिए रैप हो जाता है। जिस तरीके से हम फिरकी में धागा लपेटते हैं उसी तरीके से यहाँ पर डीएनए इस येलो कलर के प्रोटीन के आसपास क्या हो जाता है, रैप हो जाता है। तो इसका रैपिंग हो जाता है येलो कलर के डीएनए के आसपास, सॉरी येलो कलर के प्रोटीन के आसपास, और उससे जो ये थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ उसी को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर और कुछ नहीं है, क्रोमेटिन फाइबर एक तरीके से ये डीएनए और ये जो येलो प्रोटीन है उसका कॉम्बिनेशन है। डीएनए प्रोटीन के आसपास रैप हो जाता है और उससे जो फाइबर फॉर्म होता है उसी को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब मैंने आपको बताया कि ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 2.2 मीटर डीएनए जो था वो न्यूक्लियस में फिट नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसको किसके आसपास लपेटा, हमने इसको प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन है, येलो कलर का जो फिगर में दिखा है उसके आसपास लपेटा, जिससे ये न्यूक्लियस में फिट हो सके। तो जनरली बॉडी का कोई भी सेल आप उठा के देखोगे उसमें आपको क्रोमेटिन फॉर्म में ही जेनेटिकल मटेरियल या डीएनए दिखेगा, पर जब सेल डिवीजन स्टेज में होता है, बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम। पर जैसे सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर जो है वो और ज़्यादा कंडेंस और कॉम्पैक्ट होने लगता है और उससे फॉर्मेशन हो जाता है क्रोमोसोम का।
तो यही क्रोमेटिन फाइबर फिर कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। देखो यहाँ आपको फिगर में क्लियर दिखाया है, यही क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर जो है वो अगर वूल का एक धागा है और उससे मैं कोई स्वेटर बना रहा हूँ और वो स्वेटर अगर क्रोमोसोम है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्रोमोसोम और कुछ नहीं है, एक तरीके से आप देखेंगे तो क्रोमेटिन फाइबर से बना स्वेटर है जिसका शेप कुछ ऐसा होता है। ये कॉम्पैक्ट या कंडेंस वर्जन है क्रोमेटिन फाइबर का। जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होने लगता है, जिस तरीके से वूल का धागा जो होता है उसे प्रॉपर वे में अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके हम स्वेटर बनाते हैं, उसी तरीके से क्रोमेटिन फाइबर यहाँ कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। पर ये जो क्रोमोसोमल शेप है वो आपको डिवाइड हो रहे सेल में ही देखने को मिलता है। सेल जब डिवाइड होता है तभी क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली किसी भी सेल को आप देखेंगे फंक्शनल सेल को तो उसमें जेनेटिकल मटेरियल क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में ही होता है, जो आपको याद रखना है। क्रोमेटिन कंटेन द डीएनए एंड दी सम बेसिक प्रोटीन्स। मैंने आपको कहा था कि इसके पास क्या है, एक डीएनए है, एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन है जो यहाँ रहा, और उसके साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते जो फिगर में नहीं दिखाए, और आरएनए मोलेक्यूल्स भी होते जो फिगर में नहीं दिखाए। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए, ये आपस में चीजें फ्यूज होती है तो बन जाता है क्रोमेटिन फाइबर। अब इसमें याद रखिए कि इसमें मेजर जो दो कंपोनेंट होते हैं वो तो डीएनए ही होता है और हिस्टोन प्रोटीन ही होते हैं। मेन तो यही है और फिगर में ये दोनों ही हमें दिखाए हैं। उसके बाद है डीएनए। डीएनए के बारे में तो ऑलरेडी समझ चुके हैं। सिंगल ह्यूमन सेल जो होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन सेल में आप देखेंगे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं और पेयर में लिखेंगे तो 23 पेयर। अब इसका डीएनए अगर आप बाहर निकालोगे तो ये करीबन 2.2 मीटर लेंथ का होता है। अब इतने लंबे डीएनए को न्यूक्लियस में फिट करना मुश्किल था, यही तो रीज़न है कि हम लोगों ने ये जो डीएनए था, जेनेटिकल मटेरियल था जिसके अंदर पूरे सेल को कंट्रोल करने का जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, डेटा है, और उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसे हमने क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जिससे वो न्यूक्लियस में फिट हो सके। क्रोमेटिन मटेरियल को हम पढ़ चुके हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम कैसे फॉर्म होता है, और अब लास्ट हमारा पॉइंट है न्यूक्लियस में और वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखना है कि क्रोमोसोम्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रोमियर। आप किसी भी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसके अंदर आपको एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। कैसे फॉर्म होता है ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, तो देखिए ये जो क्रोमोसोम है वो जनरली कुछ इस तरीके से जा रहा था सीधा, और यहाँ से कुछ ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ से ऐसे जा रहा था, यहाँ से कुछ ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये जो कंस्ट्रिक्शन यहाँ मैंने फॉर्म किया उसी को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि ये मेन और सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रिक्शन है, और ख़ास करके रिक्वायर भी, एसेंशियल वर्ड इसलिए यूज़ किया है। ये कंस्ट्रिक्शन साइट है, देखिए यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन है। ये कंस्ट्रिक्शन को ही हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंटर में है या सेंटर है, इसीलिए हम सेंट्रोमियर यूज़ करते हैं। हाँ, सेंटर में हो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इस फिगर में देखिए ये सेंटर में नहीं है। पर हाँ, सेंट्रो वर्ड जो है उसका मीनिंग ये ज़रूर होता है कि ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम का एक सेंटर है। तो इसी के लिए हमने वर्ड सेंट्रोमियर यूज़ किया है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है ये, क्योंकि आपने देखा उस तरीके से ये किस तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। देखिए जनरली स्ट्रेट जा रही थी पर यहाँ से ये पोर्शन कंस्ट्रिक्ट हो गया। इसके साथ साथ यहाँ काइनेटोकोर भी होता है। इन्होंने कहा कि सेंट्रोमियर कहाँ है, तो कहा कि काइनेटोकोर के पास। पर इन्होंने जब काइनेटोकोर की डेफिनेशन दी तब हमें ये कहा कि काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ है, सेंट्रोमियर के पास। तो एग्जैक्टली ये दोनों कहाँ है, तो एग्जैक्टली सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर एक दूसरे के आस पास ही है। ये है क्रोमोसोम की दो थ्रेड्स,
ये दोनों थ्रेड्स को जो पकड़ के रखता है ये हमारा सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के पास ऐसी डिस्क लाइक जो शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई, इसी को कहते हैं काइनेटोकोर्स। तो देखिए यहाँ जो मैंने ब्लू कलर का ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है ये काइनेटोकोर है, और यहाँ पर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाया है ये वो सेंट्रोमियर है। तो काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर एक दूसरे में पास पास दिखेंगे। काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है? तो काइनेटोकोर वो लोकेशन है जहां पर देखिए इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। हम लोगों ने सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पढ़ा, उससे निकलने वाले जो स्पिंडल फाइबर है जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन या डिवीजन के वक्त बंटवारा करते हैं, उनको अटैच करवाने का लोकेशन और जगह काइनेटोकोर प्रोवाइड करवाते हैं। सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले टॉपिक में इसी चीज़ को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। एक और चीज़ यहाँ आपको याद रखनी है कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर दो थ्रेड होती हैं। जैसे ये क्रोमोसोम की पहली थ्रेड है तो ये उसी क्रोमोसोम की दूसरी थ्रेड है। ये दोनों थ्रेड के लिए हम जनरली वर्ड जो यूज़ करते हैं वो करते हैं क्रोमेटिड। ये पहली क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड होती है हर एक क्रोमोसोम के अंदर। दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा है, इसलिए कुछ लोग इसे सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं। तो ये वाली क्रोमेटिड और यहाँ ये दूसरी, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड हुई। तो क्रोमोसोम इस तरीके की दो थ्रेड से बनता है, ये पहली ये दूसरी। इन दोनों थ्रेड को हम कहेंगे क्रोमेटिड। जो आपको याद रखना है ये दोनों क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड होती है एक क्रोमोसोम के अंदर। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप सेंट्रोमियर की लोकेशन को रेफरेंस ले, सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उसको अगर रेफरेंस ले, तो आप क्रोमोसोम्स को चार डिफरेंट टाइप में, 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 4 टाइप्स आपको यहाँ दिखाए हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड द टीलोसेंट्रिक। याद रखिए टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में नहीं पाए जाते। तो सेंट्रोमियर जो है उसका लोकेशन मैटर करता है। उसी को रेफरेंस पॉइंट लेकर हमने क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया। किस तरीके से रेफरेंस लिया और उसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। सबसे पहला टाइप है मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक में आप देखेंगे तो जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर में होता है, और सेंट्रोमियर के सेंटर में होने की वजह से यहाँ पर आप देखिए हर एक आर्म, ये आर्म और ये आर्म, और इसी क्रोमेटिड का ये और ये आर्म, दोनों आर्म इक्वल साइज के होंगे। सेंट्रोमियर सेंट्रल में है, इसी वजह से यहाँ खास याद रखिए कि मिडल में होता है सेंट्रोमियर, एग्जैक्टली मिडल में। इसी वजह से आर्म्स इक्वल क्रिएट होते हैं। पर जैसे ही आप सब मेटासेंट्रिक देखेंगे तो सब मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर थोड़ा सा किसी एक एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, ये दोनों आर्म देखिए वो शॉर्ट है, ये दोनों शॉर्ट आर्म है, और ये दोनों आर्म जो रेड कलर से दिखा रहा है वो लॉन्ग है। पर आपको इन सब के आगे वर्ड यूज करना है स्लाइटली, स्लाइटली लॉन्ग और स्लाइटली शॉर्ट। बहुत ज़्यादा शॉर्ट और लॉन्ग नहीं है, थोड़े लॉन्ग और थोड़े शॉर्ट है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ क्रोमोसोम, यहाँ सेंट्रोमियर सेंटर में था, और यहाँ देखिए क्लियर कट दिख रहा है कि ये सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका हुआ है। इस वजह से ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक में हम ये लिखेंगे कि सेंट्रोमियर काफ़ी क्लोज चला जाता है किसी एक एंड की तरफ, और इसके लिए एक्सट्रीमली वर्ड आएगा
एक आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग। आगे हमने क्या किया था, स्लाइटली शॉर्ट और लॉन्ग वर्ड यूज़ किया था, यहाँ एक्सट्रीमली वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो दोनों ऊपर के आर्म आपको दिख रहे हैं वो काफ़ी शॉर्ट है और जो नीचे के आर्म आपको दिख रहे हैं वो काफ़ी लॉन्ग है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ सेंटर में है सेंट्रोमियर, यहाँ थोड़ा सा ऊपर खिसका हुआ, यहाँ कुछ ज़्यादा ही ऊपर खिसका हुआ। इसी वजह से यहाँ पर ये दोनों जो आर्म्स है वो काफ़ी शॉर्ट रह जाते हैं, जबकि नीचे के जो दोनों आर्म्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग रह जाते हैं। एक्सट्रीमली वर्ड यहाँ पर आना ज़रूरी है और ऐसे टाइप को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो टर्मिनल होता है, देखो छेड़े पे ही आ गया, एकदम कॉर्नर पे, टिप पे, तब हम वर्ड यूज करते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस में और क्रोमोसोम के अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको सैटेलाइट कहते हैं। कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अंदर हमें एक नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर मिलता है। जनरली क्रोमोसोम्स को स्टेन करते हैं तब वो हमें विजुलाइज होते हैं, पर यहाँ पर जो क्रोमोसोम का ये छोटा सा पोर्शन है, फ्रेगमेंट है, टुकड़ा है, वो नॉन स्टेनिंग है, उससे स्टेन नहीं किया जा सकता और वो फॉर्म हुआ है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से, जो कुछ सर्टेन या फिक्स लोकेशन पे फॉर्म हुए हैं। तो जनरली आप देखते हैं कि इस तरीके से प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था सेंट्रोमियर का, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन साइट है। पर यहाँ पर अगर इस तरीके से एक और कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन होता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ये सैटेलाइट है, जो आपको यहाँ पर दिखाया है। ये इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि प्राइमरी तो यहाँ हुआ था और उससे सेंट्रोमियर बना था। तो इस तरीके से सैटेलाइट का फॉर्मेशन होता है। सैटेलाइट जो होता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट जैसा लुक देता है। ये रहा स्ट्रक्चर सैटेलाइट। एंटेना का जैसे लुक होता है, सैटेलाइट का लुक होता है। डिश लगाते हैं ऊपर हम लोग, डिश टीवी जिसको कहते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जैसा होता है। उसी तरीके का यहाँ पर सैटेलाइट का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम सैटेलाइट रखा है। ये क्रोमोसोम का हमने पूरा कंटेंट देखा, उसके टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर वगैरह, और न्यूक्लियस का पूरा टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया। पर इसके अलावा एक और छोटा टॉपिक इस चैप्टर में है और वो है माइक्रोबॉडीज। साइटोप्लाज्म के अंदर और भी छोटे छोटे काफ़ी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। माइक्रोबॉडीज और कुछ नहीं है, स्मॉल सैक्स है। जिस तरीके से लाइसोसोम्स होते हैं उसी तरीके से मिनट मतलब स्मॉल वेसिकल्स है। इस तरीके की स्मॉल थैली है या बैग है जिसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स भरे हुए हैं, जिसमें अलग अलग एंजाइम्स को फिल करवाया गया है। इस तरीके की बैग है, इसलिए हम वेसिकल वर्ड यूज कर रहे हैं। वेसिकल मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर एंजाइम भरा है, और ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में देखने को मिलता है। इनका नाम माइक्रोबॉडीज है। माइक्रो मतलब स्मॉल, क्योंकि ये साइज में काफी स्मॉल होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए के साथ मिलेंगे।